गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन रहता है उसको और थोड़ा आगे ले जा रहे हैं। आने वाला जो एक दो दिन है हम लोग इसमें कोशिश करेंगे और भी जो कुछ हमारा पॉइंट्स पीछे छूट गया है जो जनवरी 2021 का है उसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है। आज का हमारा पहला पॉइंट है करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस आधार रिव्यू पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था, आधार को लेकर के कुछ क्वेश्चंस उठाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया है। देखिए एक्चुअली क्या था ये मुद्दा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के द्वारा आधार बिल जो है, जो आधार एक्ट है, आधार एक्ट को मनी बिल का दर्जा दिया गया था। द लोकसभा स्पीकर सर्टिफिकेशन ऑफ आधार लॉ एज मनी बिल। लोकसभा स्पीकर के द्वारा ये आधार लॉ को एक मनी बिल का दर्जा दिया गया था। देखिए मनी बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खास करके ये भी अपने को जानना चाहिए कि मनी बिल क्या होता है। तो अभी आधार बिल सर्टिफाइड एज मनी बिल, ठीक है, आधार बिल को मनी बिल का दर्जा दिया गया था। सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट, अभी सेक्शन 7 क्या कहता है, देखिए ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बिल्कुल बहुत इजीली एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डज सेक्शन 7 कंसिस्ट ऑफ इन आधार एक्ट। तो सेक्शन 7 आधार एक्ट में क्या कहता है कि जो आधार एक्ट है उसको मनी बिल का दर्जा दिया गया है। उसको मनी बिल का दर्जा क्यों दिया गया है? देखिए मनी बिल क्या होता है ना, जब कभी भी अपने को ऐसा कोई भी बिल है जो मनी से या टैक्सेस से रिलेटेड है, जो टैक्स के साथ साथ में हो सकता है कि उस बिल से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कुछ सब्सिडी दिया जाता है। जैसे आप आधार से देखते हो ना, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, आधार से सब्सिडीज पास किए जाते हैं, आधार से दूसरे सर्विसेज दिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स से रिलेटेड रहते हैं। और ये फाइनली जो सब्सिडीज और जो स्कीम से रिलेटेड जो पेमेंट किए जाते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डेबिट होता है, वहां से निकाला जाता है। तो जहां पर भी ऐसा बिल पेश किया जाता है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है, टैक्सेस से रिलेटेड हो जाता है, किसी भी तरह का प्रोपोर्शन से रिलेटेड हो जाता है, तो उस बिल को मनी बिल का दर्जा दिया जाता है। तो ये आधार, जो आधार एक्ट है, जो आधार से भी जब सब्सिडी का काम लिया जाता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं टच करता है। तो इसी के कारण इसको आधार एक्ट को मनी बिल का दर्जा दिया गया और सेक्शन 7 यही दर्शाता है। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सेक्शन 7 आधार एक्ट ये कंसोलिडेटेड फंड से रिलेट करता है, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल रहा है, इसी कारण इसको मनी बिल का दर्जा दिया गया है। अभी देखिए दो क्वेश्चंस उठाए गए थे, पिटीशन जिसने किया था उसने दो क्वेश्चंस उठाए थे। पहला क्वेश्चन था स्पीकर्स डिसीजन टू डिक्लेयर अ प्रपोज्ड लॉ एज मनी बिल वाज फाइनल। जो स्पीकर ने डिसीजन लिया था, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा यह डिसीजन लिया गया था, क्या वो फाइनल डिसीजन हो सकता है? क्योंकि उसने डिसीजन लिया था कि जो आधार एक्ट है उसको मनी बिल का दर्जा दिया जाएगा, तो क्या वो फाइनल हो सकता है? दूसरा जो उसका क्वेश्चन था वो ये था, आधार एक्ट 2016 was correctly certified as money bill under आर्टिकल 110, तो क्या ये वैलिड है? तो ये दो क्वेश्चन उठाए गए थे। कोर्ट ने इस पर अपना जो जवाब था वो दिया कि देखिए, जो जब कभी भी किसी भी बिल को मनी बिल का दर्जा दिया जाता है तो उसका जो कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ पेच फंस जाता है ना कि जहां पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका ही डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है मनी बिल के मैटर पे। तो जब उन्होंने ले लिया है तो वो फिर मनी बिल है। हाँ, इसको कोर्ट में कोई क्वेश्चन बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर ही कर सकता है, और इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जो दूसरा था, आधार एक्ट 2016 वाज करेक्टली सर्टिफाइड एज मनी बिल अंडर आर्टिकल 110(1). यस, कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल आधार एक्ट को मनी बिल माना जाता है और आधार एक्ट मनी बिल होता है। तो अभी देखिए, जब हम लोग मनी बिल के बारे में इतना कुछ देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ समझ लेते हैं कि एक्चुअली मनी बिल होता क्या है। तो मनी बिल कोई भी ऐसा बिल होता है जो कि किसी टैक्सेस से रिलेटेड प्रोविजंस को कैरी करता है, किसी भी तरह का अप्रोप्रिएशंस होता है, अप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड्स होता है, तो उसके केस में उस बिल को हम लोग मनी बिल कहते हैं। देखिए मनी बिल क्या होता है ना, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में केवल अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट के लिए अगर भेजा जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा के पास वो पावर नहीं होता। राज्यसभा अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट उसमें करता भी है ना, तो वो लोकसभा के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, वो चाहे मतलब उसको नहीं भी कर सकता है, कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब मनी बिल का जो पूरा का पूरा पावर रहता है वो लोकसभा के हाथ में रहता है।
और मतलब ये किसी भी तरह का लोकसभा चाहे तो जो अमेंडमेंट दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा उसको नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको सिरे से खारिज कर सकता है। और मनी बिल जो होता है वो आर्टिकल 110(1) के अंदर में वो आता है। और इससे रिलेटेड जो भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया टैक्सेशन हो जाते हैं, बोरोइंग्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के, या किसी भी तरह का अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हो जाता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, इसलिए इसको मनी बिल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा, प्लस हमने ये भी देखा कि मनी बिल में अगर किसी भी तरह का कोई संशय हो रहा है, किसी भी तरह कहीं कुछ पेज पेज फंस रहा है, तो लास्ट डिसीजन होता है लोकसभा के स्पीकर का। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जो भी कहा जाता है वही फाइनल हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा मनी बिल के बारे में कुछ, और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था उसको डिसमिस कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने सेकंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया है। फर्स्ट उसने पहले किया था, ये जो किया गया ये सेकंड इनोवेशन इंडेक्स है, जिसमें कर्नाटका को नंबर 1 में रखा गया है। आप देख सकते हो कर्नाटका स्टैंड्स इन नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र को 2 में रखा गया है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो उस टाइम पे तमिलनाडु जो था, तमिलनाडु वो आपको फर्स्ट रैंक पे था, और अभी तमिलनाडु थर्ड रैंक पर आ गया है और महाराष्ट्र सेकंड रैंक पर आ गया है। इसी तरह से करते करते जाते हैं जहाँ सबसे लास्ट में अपने को जाकर के बिहार मिलता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जब इनोवेशन का बात उठता है, जब मतलब जब आपके पास में प्रॉपर एसेट्स है, आपके पास में वो टेक्नोलॉजीज है, और नहीं भी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस केस में जहां पर इनोवेशंस का बात उठता है वहां पे बिहार सबसे पीछे आ रहा है रैंक में। रैंकिंग देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक देता है। रैंक किस हिसाब से देता है, जो स्कोर्स मिलते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हो, ये सारे के सारे स्कोर्स दिए गए हैं। तो स्कोर्स के आधार पर ये सारे स्टेट्स का यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग में बांटता है। साथ ही साथ क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये रिकॉग्नाइज करता है स्टेट्स के लिए कि आप उस स्टेट के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, उस स्टेट के पास क्या चैलेंजेस है। साथ ही साथ वो असिस्ट करता है जो भी गवर्नमेंटल पॉलिसीज होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन उस स्टेट में उस यूनियन टेरिटरीज में किया जा सके। मतलब ये हर संभव कोशिश करता है कि स्टेट्स को इनोवेटिव बनाया जा सके, स्टेट्स के आइडियाज को और आगे लाया जा सके, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लाया जा सके उस स्टेट का। ठीक है, ये मेनली इसमें 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन होता है एनेबलर्स जो कि 5 पिलर्स पे स्टैंड करता है, और दूसरा डायमेंशन होता है परफॉर्मेंस जो कि 2 पिलर्स पे स्टैंड करता है। आप यहां पर देख सकते हो कि आपको स्कोर वाइज यहां से लेकर के पूरा यहां तक रैंकिंग दिया गया है। कर्नाटका सबसे फर्स्ट रैंक पर आता है, सेकंड रैंक पर महाराष्ट्र है, पहले महाराष्ट्र थर्ड पे था, तमिलनाडु इस पर था, उसके नीचे तेलंगाना, फिर केरला, फिर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सबसे लास्ट में जाकर के अपने को बिहार देखने को मिलता है। बिहार, सॉरी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये बॉटम 3 में 4 में आते हैं। मतलब कि अभी इन स्टेट्स को कितना आगे जाना है इनोवेशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR। क्या होता है ये सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट? अभी ये बहुत ज्यादा आपको न्यूज में सुनने को मिलता होगा। देखिए ये क्या है ना कि ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट है। ये आप इस तरह से देख सकते हो कि SBI इसको यूज करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डज डील्स विद SOFR एज बेंचमार्क। देखिए पहले हम लोग MCLR पे चलते थे, मार्जिनल, उसके बाद में अभी हम लोग जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा रेपो रेट से लिंक्ड हो जाता है। तो इसी तरह से ये भी एक इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्पेसिफिसिटी क्या है वो को हम लोग देखते हैं। द सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR, इज एन इन्फ्लुएंशियल इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स यूज टू प्राइस US डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स या लोन्स। जहां पर भी जो डेरिवेटिव्स होते हैं, देखिए डेरिवेटिव्स होते हैं शेयर मार्केट में, या लोन्स होते हैं, इन सभी को ये जहां पर भी ये लिंक्ड रहते हैं, और वहां पर US डॉलर का यूज आता है। बैंक यूज टू प्राइस US डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स एंड लोन्स, वहां पर इस इंटरेस्ट रेट को यूज में लाया जाता है। द डेली सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR, इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस इन द ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि जहां पर ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट यूज में आता है वहां पर ये इंटरेस्ट रेट SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, यूज में आता है। वेयर एज इन्वेस्टर्स ऑफर
बैंक्स ओवरनाइट लोन्स बैक्ड बाय देयर बॉन्ड एसेट्स। जहां पर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ओवरनाइट के लिए बैंक को लोन देते हैं अगर किसी भी कोई जरूरत होता है। लेकिन बैंक को क्यों लोन देते हैं, किस पर्पस के लिए देते हैं, कि बैंक के पास अगर अपना वो बॉन्ड एसेट्स है उसके अगेंस्ट में उसको लोन देते हैं अगर किसी को जरूरत है तब। ठीक है, ये हमने देखा सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जो कि मेनली रिलेटेड रहता है यूज टू प्राइस यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स एंड लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये है कमलम। कमलम, ये नाम थोड़ा सुनने में थोड़ा सा हल्का संस्कृत टाइप का लग रहा है ना, कि कमल से कमलम, वो कमल मतलब लोटस, बस उसी से रिलेटेड है ये। देखिए, द गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम द ड्रैगन फ्रूट एज कमलम। गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम आपसे बदल के कमलम कर दिया जाएगा। कमलम को संस्कृत में वो कमल का मतलब होता है कमलम, मतलब कि लोटस, लोटस फ्लावर जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है त्रिपुरा सीएम प्रोमोटिंग द रीसा। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है वो रीसा को प्रमोट कर। देखिए रीसा क्या होता है इसके बारे में अपने थोड़ा सा समझते हैं। ये एक अटायर होता है, त्रिपुरा में जो फीमेल्स होती है ना वो एक अटायर, वो एक मतलब कपड़ा जब पहनती हैं तो मेनली उसमें 3 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है रीसा। तो आप कोई भी किसी भी जब स्टेट को आप देखोगे ना, मतलब खास करके कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पर वो उस तरह का पहनावा आपको देखने को मिलता है, अटायर आपको देखने को मिलता है, आप उसको देख करके ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो महिला है या ये जो स्त्री है या ये जो लोग हैं ये उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप जैसे कभी देखोगे कि बंगाली लेडीज जो होती हैं वो एक व्हाइट कलर का साड़ी पहनती हैं, रेड कलर का उसमें बॉर्डर रहता है, तो इसको देख के लग जाता है अच्छा ये बंगाली वुमेन है। तो इसी तरह से आप किसी दूसरे स्टेट में भी जब देखते हो ना, तो आपको मतलब आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस स्टेट को रिजेंबल कर रहा है ये अटायर। तो रीसा भी एक उसी तरह का एक एक पार्ट है वहां त्रिपुरा के वुमेन्स का एक अटायर का। तो इट इज वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ कस्टमरी त्रिपुरा फीमेल अटायर, द अदर 2 बीइंग रिगनई। एक उसमें रिगनई होता है, एक होता है रिकुटू। तो 3 पार्ट हमने देखा, एक रिसा, एक रिगनई, एक रिकुटू। द रिसा इज यूज्ड एज अ हेड गियर, स्टोल एंड फीमेल अपर क्लॉथ और प्रेजेंटेड टू ऑनर अ डिस्टिंग्विश्ड रेसिपिएंट। किसी को ऑनर दिया जाता है, किसी को सम्मान दिया जाता है, तो ये रीसा क्या होता है ना, उनको पहनाया जाता है, मतलब उनके ऊपर में वो रखा जाता है। तो आप उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कभी कभी किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, किसी तरह से कोई सम्मान दिया जा रहा है तो इस तरह से उनके ऊपर में ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, देखिए ये सभी पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सभी पॉइंट्स आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिंपल में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये एक पॉइंट उठा के दे देगा, उसके बारे में आपको 3-4 लाइन लिखने को रहेगा। तो प्लीज इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखिए। हाउती, हाउती का नाम आपने सुना होगा, क्या होता है ये हाउती? हाउती क्या है? यूएस टू रिव्यू हाउती टेररिस्ट रेबल, इसी के लिए अभी ये लाइमलाइट में आ रहा है, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है अभी, ये जो हाउती टेररिस्ट रेबल सॉरी लेबल है इसको रिव्यू कर रहा है। ये क्या कौन है ये हाउतीज? द हाउतीज वेर फाउंड बाय जाइडेट स्कॉलर्स। जाइडेट स्कॉलर्स के द्वारा ये फॉर्म किया गया था। ये एक शिया सेक्ट होता है। देखिए मुस्लिम्स में 2 सेक्ट होते हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो ये शिया सेक्ट्स को बिलोंग करते हैं। हु हैड लिव्ड इन येमन फॉर ओवर 1000 years एंड आल्सो रूल्ड द कंट्री फॉर सिविल सेंचुरीज। ये बेसिकली येमन में रहते हैं और ये हजारों सालों से उस कंट्री में रूल भी किए हैं। कई एक बार इनकी सरकार भी आई है। देयर रेबेलियंस अगेंस्ट द सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट बिगन अबाउट अ डिकेड अगो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रशिया लिव्स फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी आफ्टर यूएस। ओपन स्काई ट्रीटी किया गया था जिस टाइम पे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना 1991 में, उसके बाद में ओपन स्काई ट्रीटीज किया गया था। उसमें जो मेंबर कंट्रीज है वो आपस में सहमत हुए थे कि किसी भी कोई भी जेट फाइटर प्लेन्स हो तो वो कोई आर्म अगर कैरी नहीं किए हुए, मतलब उसमें कोई आर्म्स एंड एमिनिशन उसमें नहीं डाला गया है, किसी भी तरह का कोई विस्फोटक चीज उसमें नहीं लादा गया है, तो वो अपने मेंबर कंट्रीज के ऊपर में जाकर के वो ट्रैवल कर सकते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा उसको। तो ये उस टाइम पे किया गया था ताकि मतलब वर्ल्ड में फिर किसी तरह का कोई तनाव नहीं हो, मतलब मेंबर कंट्रीज के ऊपर में जो फ्लाइट्स होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो इजिली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उससे यूएस उस ट्रीटी से बाहर आ गया है। यूएस उस ट्रीटी से बाहर आया क्योंकि वो रशिया का हवाला दे रहा है कि रशिया उन सभी मुद्दों को नहीं मान रहा, उन सभी बातों को नहीं मान रहा है। तो जब रशिया नहीं मान रहा तो हम लोग भी नहीं मानेंगे। तो यूएस पहले उससे बाहर हो चुका है। जब यूएस बाहर हुआ तो इसका देखा देखी रशिया भी उस ट्रीटी से बाहर हो गया है। वही अब से हम भी नहीं मानेंगे, मतलब फिर से वापस वो कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। होप कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, लेकिन शायद ऐसा हो।
ठीक है, तो अभी क्या है, रशिया रिसेंटली अनाउंस टू विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी, रशिया ने अनाउंस कर दिया क्योंकि यूएस पहले उससे हट चुका है। दिस ट्रीटी अलाउस पार्टिसिपेंट्स टू फ्लाई अनआर्म्ड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अनआर्म्ड reconnaissance flights over any part of their fellow member states. In 2020, the US announced that it is to leave the Open Skies Treaty. पहले US ने अनाउंस कर दिया, उसके बाद रशिया ने अनाउंस कर दिया। The Open Sky Treaty was signed in 1992 after the disintegration of the Soviet Union. जैसे मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बाद में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। हम लोग आते हैं हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट। हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है केरला टू लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम। केरला, इस पॉइंट को याद रखिए। देखिए कि ये आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसने अभी रिसेंट में कंट्री का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम स्टार्ट किया, लॉन्च किया है, तो दैट इज केरला। केरला ने स्टार्ट किया, ठीक है। सेकेंड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीनेम्स गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू आफ्टर बाल ठाकरे। बाल ठाकरे के नाम से ये जो जू है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, इनको नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉय बिडेन। आपने देखा होगा न्यूज में कि ट्रंप जो पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे, अब उनके जगह में जॉय बिडेन आ गए हैं। वो एज ए प्रेसिडेंट 46 प्रेसिडेंट आए हैं, और साथ ही साथ जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट आई है यूएस की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू गिव पावर सब्सिडी टू फार्मर्स थ्रू डीबीटी। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो पावर का सब्सिडी होता है, बिजली का जो सब्सिडी फार्मर्स को दिया जाता है, वो दिया गया है। इसके लिए उसने एडिशनल बोरोइंग भी किया है 1423 करोड़ रुपए का, ठीक है। अभी क्या है MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर के एक MOU साइन किया है ताकि किसको बूस्ट किया जा सके, टू बूस्ट कोलैबोरेशन इन जियो हजार्ड मैनेजमेंट। जियो हजार्ड देखिए, जहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बात आता है ना, मतलब वहां पर वो रोड्स पे जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हजार्ड, जियो हजार्ड मतलब कि कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट जो रोड पे हो रहा है, हाईवेज पे एक्सीडेंट हो रहा है, जो कि नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा हो रहा है, किसी भी तरह का कोई लैंडस्लाइड हो जा रहा है उसके द्वारा हो रहा है, तो उसको मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम हो वो। क्योंकि आप लोग देखते हो कि लाखों लाख की संख्या में इंडिया में हर साल रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, या किसी भी तरह का वो मिसफॉर्चून हो। तो इसको मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम किया जा सके, ताकि लोगों को पहले संकेत दिया जा सके। तो DRDO और मॉर्थ, इस दोनों पे मिल करके एक MOU साइन किए हैं ताकि बूस्ट किया जा सके जियो हजार्ड मैनेजमेंट को, नेचुरल कैलामिटी, लैंडस्लाइड्स के थ्रू जब कहीं रोड एक्सीडेंट होते हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्स्ट इंडिया EU IPR डायलॉग। फर्स्ट इंडिया EU IPR डायलॉग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, 2021 हेल्ड वर्चुअली टू एनहांस कोऑपरेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक पॉइंट बन सकता है कि इंडिया ने किसके साथ में अभी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डायलॉग किया है, तो वो है EU, यूरोपियन यूनियन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसने अभी 16th एडिशन रिलीज किया है, ठीक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC बैंक रिमेन इन द 2020 लिस्ट ऑफ DSIBs। अभी ये DSIBs क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। DSIBs क्या होते हैं, ये डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो RBI ने अभी इन चारों बैंक्स को, SBI को, ICICI को, सॉरी तीनों बैंक, SBI को, ICICI को और HDFC बैंक को DSIB में ही रखा है। ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं टू बिग टू फेल, मतलब ये इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि ये जल्दी फेल नहीं हो सकते, ये बैंकरप्ट नहीं हो सकते, ये गिर नहीं सकते, इसी के लिए लोगों का पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा। तो मतलब ये इन इंस्टीट्यूशंस के लिए काफी अच्छी बात है कि इनको DSIBs में रखा गया है,
ठीक है, तो ये एक्चुअली आरबीआई डिसाइड करता है कि कौन, देखिए ये मेनली डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बैंक का अभी, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं कि कैपिटल रेशियो किसका ज्यादा है, किसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा है, किसके पास में कितने एनपीएज है वगैरह, सारा सारा का सारा पॉइंट देखते हुए इस पॉइंट को निकाला जाता है कि किस बैंक्स को अभी डीएसआईबीज में रखा जाएगा, किसको उससे बाहर हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए, ये हमारे आज के पॉइंट्स थे करंट अफेयर्स के। प्लीज घर में इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बहुत सारे साइट से लिया जाता है, कुछ एक न्यूज़पेपर से उठाया जाता है, तब इसको थोड़ा कंबाइन करके एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने दिया जाता है। इसको अच्छे से घर में रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।